हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मूल्यांकन और उसके प्रकार लेकर आई हूँ। इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन। मूल्यांकन का मतलब है कि हम किसका मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्य मतलब वैल्यूज, तो वैल्यू का अंकन मतलब छात्र और शिक्षक दोनों का मूल्यांकन होता है। छात्र पढ़ता है, शिक्षक पढ़ाते हैं। अगर छात्र अच्छा परफॉर्म करता है तो शिक्षक का अच्छा मूल्यांकन है। अगर छात्र का परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब शिक्षक का भी मूल्यांकन सही नहीं हो रहा है, क्योंकि शिक्षक ने अच्छा से पढ़ाया नहीं, इसलिए छात्र अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसलिए मूल्यांकन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मापन से क्या होता है कि मापन से किसी चीज का हम मापन कर रहे हैं, केवल विशिष्ट अंक में कोई चीज को हम बता रहे हैं या इकाई चिन्हों में। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है कि हम मापन का जो भी अंक है उसका परिणाम क्या हुआ, उसके रिजल्ट को बताते हैं। और यह व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। तो मूल्यांकन क्या है, वह एक प्रक्रिया है जिसमें हम छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मतलब किसी भी छात्र के बारे में ये बताना कि वो किस विषय में अच्छा है, किस विषय में कमी है उसमें, ये सारी चीजें, उसकी प्रतिभा कितनी है, उसकी रुचि कैसी है, ये सारी चीजों का जो आकलन होता है वो उसके मूल्यांकन के द्वारा ही हम लोग करते हैं। तो मूल्यांकन कैसे होता है, तो पहले शिक्षक पढ़ाते हैं क्लास में, पहले शिक्षा दी जाती है, फिर उसका टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट में जो वो अंक प्राप्त करता है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। तो अगर वो बहुत अच्छा कर रहा है तब तो छात्र और शिक्षक दोनों का अच्छा मूल्यांकन हुआ। लेकिन अगर अधिकतर छात्र किसी क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं टीचर के पढ़ाने के बावजूद, तो इसका मतलब कि टीचर के शिक्षण में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर टीचर का मूल्यांकन हो रहा है कि शायद वो जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के स्तर से काफी ऊंचा है, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उनको अपने पढ़ाने के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन की परिभाषा कोठारी आयोग ने दिया है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम से चलती है और ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन हमेशा सतत प्रक्रिया है और हमेशा चलती रहती है, और शिक्षा प्रणाली में तो मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है और अभिन्न अंग है। और यह शिक्षा कि जो भी शिक्षण का लक्ष्य है उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मतलब शिक्षण का लक्ष्य क्या है, सफलता, ज्ञान प्राप्त करना और सफल होना। तो ये शिक्षण का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब छात्र इसमें सफल होंगे। तो ये छात्र सफल हो रहे हैं कि नहीं सफल हो रहे हैं, इसका पता कैसे चलेगा, तो इसका पता मूल्यांकन से चलता है। और मूल्यांकन के लिए क्या होता है, छात्रों को जो भी पढ़ाया जाता है उस विषय के ज्ञान की परीक्षा ली जाती है और उस परीक्षा के उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन के बारे में टॉर्गसन एंड एडम्स ने भी बताया कि मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। मतलब मूल्य निश्चित करना मतलब कि वो कितना अचीव किया। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन क्या है, शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। मतलब शिक्षण हो रहा है, क्लास में पढ़ाई हो रही है और सीख रहे हैं आप, तो कितना सीखे, कितना ज्ञान अर्जित किया, इसका पता चलता है मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य है ज्ञान की जांच और विकास की जानकारी। कितना ज्ञान आपने प्राप्त किया, कितना विकास हुआ, क्योंकि बच्चे छोटे से स्कूल में चले जाते हैं जब बचपन से ही, और बड़े होते होते उनके ज्ञान में विकास होता है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। इसका मूल्यांकन होना जरूरी है। अधिगम की प्रेरणा, अगर मूल्यांकन होता है तो बच्चों को सीखने की प्रेरणा मिलती है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनमें उत्साह बढ़ता है और वो और ज्यादा सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो शिक्षक फिर उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, उनके लेवल पे जाके उनको सिखाते हैं, उनको दूसरे तरीकों से सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लर्निंग की प्रेरणा उन्हें भी मिलती है, जो तेज बच्चे हैं उन्हें भी, जो औसत बच्चे हैं उन्हें भी, और जो पढ़ाई में कमजोर हैं अन्य बच्चों से उन्हें भी।
शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। मूल्यांकन से पता चलता है कि शिक्षण जो चल रहा है वो कितना प्रभावी है, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, बच्चों के ज्ञान में कितनी वृद्धि हो रही है, बच्चों का अधिगम कितना आगे बढ़ रहा है। फिर पाठ्यक्रम में सुधार भी मूल्यांकन से पता चलता है, बच्चों का परफॉर्मेंस से पता चलता है कि पाठ्यक्रम उनके लायक है कि नहीं, बहुत हल्का तो नहीं है उनके लेवल से, या उनके लेवल से बहुत भारी तो नहीं है। अगर उसमें सुधार की आवश्यकता है तो उसे सुधार करने की बात की जाती है। ये सारा सिस्टम जो चेंज हो रहा है सब मूल्यांकन के आधार पर ही ना। पहले वार्षिक परीक्षा थी, फिर सेमेस्टर सिस्टम आया, इसमें कोर्स को छोटा छोटा किया गया। ये सारी चीजें मूल्यांकन से प्रभावित होकर और तरह तरह के शोध से पता चला। तो शिक्षण की प्रभावशीलता हो गया व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी। व्यक्तिगत भिन्नता हम जानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। उसी तरह क्लास में जितने छात्र होते हैं सब छात्र एक जैसे मेंटल लेवल वाले होते हैं, ना इमोशनल लेवल वाले होते हैं, ना फिजिकल लेवल में, हर तरह की भिन्नता होती है। तो कुछ बच्चे तुरंत समझ जाते हैं शिक्षण को, कुछ बच्चों को बहुत देर लगती है, कुछ बच्चे थोड़ा देर से समझते हैं। तो शिक्षण की प्रभावशीलता कब होगी? जब सारे बच्चे समझ पाए। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना होगा कि कोर्स को अलग अलग टाइप से बांटना होगा। तेज बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट, औसत बच्चों के लिए औसत, और जिनका IQ कम है या जो कमजोर बच्चे हैं पढ़ने में, उनके लिए थोड़े हल्के तरीके से पढ़ाना होगा। मतलब सब बच्चों के लिए पढ़ाने का तरीका और प्रभावशीलता अलग अलग प्रभावी तरीके से पढ़ाना होगा। फिर तब बच्चे जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो सभी सीख पाएंगे और एक लेवल तक अचीव कर पाएंगे। फिर निदानात्मक मूल्यांकन निदानात्मक भी होता है कि बच्चों को जो समस्या है, पर्सनल समस्या है, शैक्षिक समस्या है, इमोशनल है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों को जानना, उसका मूल्यांकन करना और तदनुसार कार्य करना। तो शिक्षक का रोल यहाँ पर निदानात्मक भी होता है, मूल्यांकन निदानात्मक भी होता है, जिसे हम आगे देखेंगे। मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन 5 तरह का होता है: संरचनात्मक, योगात्मक, निदानात्मक, मानक संदर्भित और निकष संदर्भित। तो संरचनात्मक हम लोग सबसे पहले देखेंगे। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? संरचनात्मक मूल्यांकन में वो, जैसे हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन जब हम टीचर हमारे क्लास में पढ़ाते हैं और उसके बाद जब टेस्ट लेते हैं, एक यूनिट पढ़ाया, एक चैप्टर पढ़ाया, फिर टेस्ट लिया। ये हमारे स्कूल्स में बहुत दिखते हैं, पब्लिक स्कूल्स में खास करके, कि हर फ्राइडे को टेस्ट होता है या मंडे टेस्ट होता है। तो ये क्लास टेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं टेस्ट लेते हैं कि जो उन्होंने पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया, इसका मूल्यांकन होता है। तो हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद, हर यूनिट को पढ़ाने के बाद जब टेस्ट लिया जाता है तो बच्चे उससे सीखते हैं, और जहाँ गलतियां करते हैं उससे भी सीखते हैं कि बच्चों को जहाँ गलती हो रही है पता चलता है, फिर उसे सुधारते हैं और उस पर कमांड हासिल करते हैं, फिर नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा करते हैं। तो ये क्या है कि संरचनात्मक मूल्यांकन किसी निर्माणाधीन कार्यक्रम, योजना या सामग्री को अंतिम रूप देने के पूर्व उसके प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन है। यहाँ तो मतलब कहने का मतलब है कि हमारी सामग्री में यहाँ पर एक आकार नहीं होगा, ठीक है। तो अंतिम रूप देने से प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन, मतलब अंतिम रूप क्या देना है यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ क्या करना है कि हमारा हर यूनिट टेस्ट जो हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है, तो हम क्लास जब चल रहा है तो ये संरचनात्मक को हम फॉर्मेटिव भी कहते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का 40% पहले था जब CCE था। तो ये क्या है कि टेस्ट दे दे के बच्चों को हम तैयार करते हैं। कहाँ के लिए? प्रारंभिक प्रारूप है कि हम उनको तैयार कर रहे हैं जिससे कि वो जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें वो सीख सके, और सीखने की प्रक्रिया के बाद उनका औपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मूल्यांकन होता है। तो सीख लिया, फिर टेस्ट लिया गया, तो ये फॉर्मल हो गया। संरचनात्मक औपचारिक मूल्यांकन हुआ, एक लिखित उन्होंने परीक्षा दी, क्लास टेस्ट दिया, यूनिट टेस्ट दिया, और उसके बाद टीचर उसका आकलन किए और उस हिसाब से बताया। अनौपचारिक मूल्यांकन क्या हुआ कि बिना टेस्ट लिए भी टीचर ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो संरचनात्मक मूल्यांकन औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है, मतलब लिखित टेस्ट लेकर भी होता है और ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण के द्वारा भी टीचर देखते हैं। और इससे क्या होता है
कि ये सब सारी चीजों को देखकर, उनके परफॉर्मेंस को देखकर टीचर एक तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, और इस साथ ही साथ अगर टीचर देखते हैं कि मेरी पढ़ाई से तो बहुत सारे बच्चे मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्लास का अगर अधिकांश बच्चा को समझ नहीं आ रहा, तो टीचर अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन करते हैं और उसको और इजी बनाते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। तो ये मूल्यांकन छात्र और शिक्षक दोनों को अपने शिक्षक को शिक्षण पद्धति में और छात्र को पढ़ने की पद्धति में सुधार करने के लिए बाध्य करता है या उनको तैयार करता है। तो शिक्षक के द्वारा की गई ये क्या है, ये जो मूल्यांकन है ये टीचिंग का एक हिस्सा है। अनुदेशात्मक जो प्रक्रिया है टीचर का, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस का एक तरीका है या एक हिस्सा है। इसमें क्या है कि छात्र जो भी प्रदर्शन करते हैं एग्जाम में, क्लास टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में और सीखते हैं, तो इससे शिक्षक और छात्र दोनों के लिए एक रिएक्शन होता है, मतलब कि शिक्षक को लगता है कि नहीं और थोड़ा सा इजी वे में पढ़ाना होगा तब बच्चों को समझ में आएगा, और बच्चे भी टीचर से सिर्फ जहाँ गलतियां होती है तो समझते हैं बार बार यहाँ गलती हो रही है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तो उस एरिया को वो अपना मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो इससे छात्रों के सीखने की जरूरत को भी शिक्षक देखते हैं और छात्र भी शिक्षक से पूछने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, अगला है संरचना। इसमें पढ़ाई के दौरान जो होता है, इसमें क्या क्या होता है कि अधिगम की प्रगति को जानना। टीचर पढ़ा रहा है, फिर उसको जानने के लिए और सुधारने के लिए मूल्यांकन, इसे हम शिक्षण कालीन मूल्यांकन भी कहते हैं, क्योंकि पढ़ाई के दौरान टीचर पढ़ाए, फिर टेस्ट लिए, फिर वो बच्चों को फीडबैक दिए, फिर उनको सिखाए, फिर तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि दोनों को पता चल रहा है कि टीचर को पता चल रहा है कि उनका पढ़ाना सफल हो रहा है कि नहीं, और छात्र को भी पता चल रहा है कि उसका पढ़ना और मेहनत करना कितना सफल है, उसको और कितने मेहनत करने की जरूरत है। तो इस अवधि में छात्र क्या क्या कैसे कैसे टेस्ट होता है, कक्षा परीक्षण, छोटे छोटे प्रश्न के द्वारा भी टीचर को पता चलता है, और गृह कार्य और कक्षा कार्य। ठीक है, उसके बाद ये है कि इस मूल्यांकन में लोगों के द्वारा सीखने का आकलन भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जो सीख रहा है, पढ़ाते समय जो सीख रहा है उसी का आकलन हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, तो उसी से उसका पता चल रहा है, असेसमेंट हो रहा है। तो ये मूल्यांकन का क्या है कि छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनको मदद करेगी। तो ये छात्रों को क्या बनाता है, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाता है कि जो उनको पढ़ाया जा रहा है, जो उनको सिखाया जा रहा है, उसको अच्छे तरीके से सीखें, और अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उसको इम्प्रूव करें। तो ये क्या है कि ये प्रतिक्रिया, लेकिन इसके बाद का जो योगात्मक है ना, वो सीखने का मूल्यांकन होता है। इसमें आकलन हो रहा है कि आप कैसे सीख रहे हैं, हर स्टेप पे आपका आकलन हो रहा है। यहाँ पर आप कमजोर हैं, इसको ठीक कीजिए, ये वाला एस्पेक्ट। लेकिन योगात्मक में क्या है कि आप पूरा सीख लिए, अब उसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा, पास हुए या फेल। लेकिन संरचनात्मक मूल्यांकन में पास और फेल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए संरचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के आगे चलते जाने और सीखने में प्रगति करने के लिए मार्ग बनाता है। वो टीचर फिर इसको एनकरेज करके और पढ़ा के और सिखा के आगे बढ़ाते हैं, और छात्र क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है ये टीचर पता करते हैं। फिर छात्रों को क्या कठिन लगता है, इस तरह का टेस्ट होने से पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ पर फंस रहे हैं, कहाँ पर डिफिकल्टी है, तो फिर टीचर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। किसी भी अंतर और छात्र को हो सकने वाली गलतफहमियां, जो भी छात्र को गलतफहमी होती है उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं शिक्षक, और यह सामयिक है, टाइम टाइम पर होता है, उपयोगी है, और यह छात्रों को सुधारने के लिए मदद करता है, मतलब इम्प्रूव करने में, आगे बढ़ने में छात्रों को मदद करता है। और छात्र और शिक्षक दोनों दृढ़ रहते हैं कि अपने लक्ष्य को पूरा करें। बच्चा अगर खराब करता है तो फिर कोशिश करता है कि और अच्छा करे, और टीचर भी कोशिश करता है कि अगले यूनिट टेस्ट में बच्चे और अच्छा करें, इसलिए और मेहनत से वो पढ़ाते हैं। तो उस दोनों एडजस्ट करते हैं, इसलिए संरचनात्मक मूल्यांकन का योगात्मक मूल्यांकन से अलग प्रयोजन है। ये क्या है,
संरचनात्मक मूल्यांकन जो है वो नैदानिक है। नैदानिक का मतलब निदान करता है बच्चों को कहाँ लर्निंग में डिफिकल्टी हो रही है, कहाँ सीखने में दिक्कत हो रही है, कहाँ उनको डिफिकल्ट है, पढ़ाई डिफिकल्ट लगा, टीचर वहाँ उनकी हेल्प करता है और सुधार करने की कोशिश, मतलब जहाँ बच्चों से गलतियां हो रही है उसको सिखा के प्रैक्टिस करा के टीचर उसको सुधारते हैं। और ये प्रभावी प्रतिक्रिया, इसका जो इफेक्टिव रिएक्शन होता है और छात्रों में स्वयं सीखने का, छात्र को जब गलती होती है पता चलता है तो फिर वो स्वयं सीखता है, फिर खुद से कोशिश करता है आगे बढ़ने के लिए। और शिक्षक को भी ये हेल्प करता है कि बच्चों का जैसा परफॉर्मेंस हो रहा है तो वो अपनी टीचिंग को और एडजस्ट करे और इम्प्रूव करे और अच्छा करें, इसलिए शिक्षकों को भी मदद करता है। और ये प्रभाव बताता है, ये प्रभाव का पहचान करता है कि ये मूल्यांकन जो है ना, इवैल्यूएशन जो है संरचनात्मक, वो बच्चों में क्या होता है, मोटिवेट करता है और उनको आत्मसम्मान, उनके मतलब माइंड पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ये छात्रों को खुद का मूल्यांकन, अब नंबर एग्जाम दिए तुरंत कॉपी उनको मिल गई, वो खुद से देख रहे हैं कहाँ गलती की, तो उसके बाद एक बार भी वो गलती करते हैं वो दोबारा नहीं करते हैं, वो उनका सुधर जाता है, वो हमेशा के लिए सीख जाते हैं। तो वो गलती जो हुई उनको उसको सुधारने के तरीकों को समझ लेते हैं और सक्षम हो जाते हैं। जो पढ़ाया जाना है, और टीचर क्या करते हैं कि जो भी नया कुछ पढ़ाना है बच्चों को या आगे जो पढ़ाना है तो उसको उनके पूरे ज्ञान से वो जोड़कर पढ़ाते हैं, एकदम से नया कोई चीज नहीं पढ़ाते हैं ताकि उनको कोई चीज एकदम समझने में मतलब भारी न लगे, इसलिए उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर कोई भी नई चीज को पढ़ाया जाता है। और कैसे पढ़ाया जाता है, इसके लिए अलग अलग तरीके, प्ले वे मेथड्स, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखो, इस तरह के बहुत सारे तरीकों को अपनाकर टीचर पढ़ाते हैं ताकि बच्चों में सीखने का माहौल और ज्यादा बने और बच्चे खुद से उत्साहित होकर सीखें। और बच्चों को वो मापदंड समझने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनका उपयोग अब समझ में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि क्या क्राइटेरिया है। आपने मैथ्स का 4 स्टेप सही बनाया और 5वां गलत कर दिया तो आपको इसलिए नंबर कम मिला कि या स्टेप पे नंबर नहीं दिया जा रहा है, तो आपको ये सिखाया जाएगा कि आप हर स्टेप को सही करें, इसके लिए आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। और प्रतिक्रिया के बाद फिर उनके काम को सुधारने का अवसर भी दिया जाता है। जो नहीं समझ में आया, गलत हो गया, उसके बाद फिर टीचर उनको अलग से फिर से समझाकर उसको सुधारते हैं और उनको समझाते हैं। और टीचर से अगर बच्चे पर समझने में डर रहे हैं या बार बार पूछने में कतरा रहे हैं तो शिक्षक देखते हैं इस चीज को, तो संरचनात्मक मूल्यांकन में टीचर बच्चों को उनके दोस्तों से भी कहते हैं कि अब तुम समझा दो, तो बच्चों को अपने दोस्तों से समझने में उतना बुरा नहीं लगता जितना टीचर से पूछने में उन्हें डर लगता। तो ये संरचनात्मक मूल्यांकन इसमें भी मदद करता है। तो ये शिक्षक को वहां से आगे बढ़ने का अवसर देता है जहाँ छात्र होता है, मतलब छात्र जहाँ पर है छात्र को आगे बढ़ाने के लिए टीचर और मेहनत करते हैं और अपनी पढ़ाई के तरीका में समायोजन करते हैं या एडजस्ट करते हैं। और छात्र को यह पता चलता है क्योंकि तुरंत उसको कॉपी दे दी जाती है, उसका नंबर तुरंत पता चल जाता है, उसको फीडबैक मिलता है कि उसने कहाँ गलतियां की, उस खुद से भी देख लेता है, तो उसे पता चलता है कि उसे अब सफल होने के लिए क्या करना है, अगला स्टेप क्या लेना है। इसलिए ये बच्चों को शामिल करता है संरचनात्मक मूल्यांकन और उनको ओनरशिप देता है, स्वामित्व देता है कि अपने से वो सीखें, क्योंकि अपनी कॉपी को देखने के बाद वो खुद को जज कर पाते हैं। अगला है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, तो योगात्मक मूल्यांकन को हम पहले समझ लें। ये टर्मिनल होता है, मतलब ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ये जजमेंटल होता है, ये पास फेल बताने वाला होता है, जो फाइनल एग्जाम होता है, जो बोर्ड एग्जाम होता है, ये सारी चीज योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो इसका परिणाम कभी कभी नकारात्मक होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में किसी का रिजल्ट खराब होता है तो आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो ये नकारात्मक भी हो जाता है। इसका क्या है कि इसको ये मूल्यांकन क्या चीज जांचता है, ये जांचता है कि एक सिलेबस बनाया गया और 10th क्लास का मान लो सिलेबस बनाया गया, 10th के बोर्ड के बच्चों को सीबीएसई का सिलेबस है, इतना क्वेश्चन आना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए। तो ये पता चलाने के लिए कि पहले से जो शैक्षिक योजना बना दी गई, जो सिलेबस बना दिया गया, अब उसको उसमें से कितना नॉलेज होना चाहिए बच्चे को उसको पास करने के लिए, 10th की डिग्री लेने के लिए। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या है कि
ये बताता है कि कितना नॉलेज वांछनीय है। और अगर बच्चों का रिजल्ट, सारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाएगा तब तो उसको बदलना पड़ेगा ना, उस सिलेबस को बदल देना पड़ेगा कि नहीं ये वांछनीय नहीं है। लेकिन अगर मैक्सिमम बच्चे पास करते, कुछ बच्चे नहीं पास करते हैं, तब वो उसको स्वीकार करने या भविष्य में जारी रखने के संबंध में निर्णय लेता है। योगात्मक मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो परिणाम पर केंद्रित है। ठीक है, ये परिणाम पर केंद्रित होता है, ये ग्रेडिंग इसमें मिलता है या रिजल्ट निकलता है, पास फेल होता है। और ये प्रतिभागियों को क्या करना है, इस छात्र के ज्ञान की जांच करना है। इसमें ये छात्र के ज्ञान की जांच करता है कि किस हद तक उन्हें ये नॉलेज हुआ, तो उसको उसी हिसाब से ग्रेड दिया जाता है। 8, 9, 7, 6 जो भी ग्रेडिंग था पहले, अब परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज 60, 70, 80, 90% मिलता है। ठीक है, तो योगात्मक जो होता है वो आपको मतलब फॉर्मेटिव जो संरचनात्मक मूल्यांकन है वो आपको योगात्मक मूल्यांकन के लिए तैयार करता है। हर एक यूनिट को पढ़ा कर आपको उस लेवल तक लाता है कि ताकि आप फाइनल एग्जाम में पास करके अगले क्लास में जा सके। निदानात्मक मूल्यांकन ऐसे छात्रों की होती है जिनका कोई सफलता नहीं मिल रही है, उनको समस्या है परीक्षा में या क्लासरूम में या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो टीचर मतलब कोशिश करता है कि उस बच्चे को क्या समस्या है, फैमिली का समस्या है या हेल्थ का इशू है या मतलब क्लासरूम में बोर्ड नहीं दिख रहा है या क्लासरूम के बच्चे उसको बुली कर रहे हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या इमोशनल प्रॉब्लम है। बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, या छोटा बच्चा है तो घर में कोई नया बेबी आ गया है तो उसका इम्पोर्टेंस कम हो गया है, या फिर उसको हमेशा डिमोरलाइज किया जाता है, या जॉइंट फैमिली में है, उसकी माँ बीजी रहती है, मतलब बहुत सारी समस्याएं, या बर्थ के समय उसको प्रॉब्लम है, उसको हो सकता है कि बहुत एक्सर्ट करना हुआ होगा नॉर्मल डिलीवरी में, उसको बहुत दिक्कत से बर्थ हुआ होगा, या फोर्सेप से डिलीवरी में उसका ब्रेन का कोई हिस्सा दब गया, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो शिक्षक का यहाँ ये भी मूल्यांकन का एक कार्य होता है। शिक्षक कोशिश करता है कि बच्चे को क्यों समस्या है और क्यों वो क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसके लिए वो काउंसलर की मदद ले सकता है, माता पिता को के साथ मिलकर बात करके डॉक्टर चिकित्सक से परामर्श ले सकता है, स्कूल के मैनेजमेंट से, या उस बच्चे से बात करके दोस्ती करके उसको कॉन्फिडेंस में लेकर उसकी समस्या को जान सकता है और उसको मतलब उसके निदान में मदद कर सकता है। तो निदान शब्द का मूल कारण है रोग देने। रोग भी नहीं हो सकता कि सब शारीरिक ही रोग हो, मानसिक बच्चा परेशान हो सकता है। तो जिस प्रकार चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसका निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक छात्र के विषय को गतिमान देता है, विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने में मदद करता है। मान लीजिए शिक्षण में कुछ चीज ऐसा है जो बच्चे को कभी समझ में नहीं आता है और टीचर के डर से नहीं पता पूछ पा रहा है, तो टीचर को उसको पता करना होता है टीचर को कि बच्चे को कहाँ समस्या है, फिर उसको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा ठीक करता है, रेमेडियल टीचिंग के द्वारा बच्चे की समस्या का समाधान करता है, उसको स्पेशल अटेंशन देके। तो निदानात्मक शिक्षा का उद्देश्य छात्र के पाठ्य विषय से संबंधित कठिनाई या जन्मजात कठिनाई का पता करना और पाठ से विषय से संबंधित विशिष्ट करना। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट से उसको बहुत घबराहट होती है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता हो। बहुत बार हमने ये कहानी सुना कि हिस्ट्री टीचर ने ऐसा कर दिया तो वो हिस्ट्री से ही सब्जेक्ट से ही वो उखड़ गया, या किसी टीचर ने कर दिया तुमसे नहीं होगा, तो उसके मन में बैठ गया, उसका कॉन्फिडेंस खत्म होगा कि अब उससे नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकते। इसलिए टीचर्स को बहुत सोच समझ के बच्चों को कुछ कहना चाहिए। नेगेटिव बात कहने से बच्चों पर सबसे ज्यादा असर टीचर की बात का होता है, इसलिए टीचर को बहुत केयरफुल होना चाहिए बच्चों को हैंडल करने में, क्योंकि वो बच्चे बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो उनको बहुत केयर से हैंडल करना होता है और कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी होती है टीचर को। और फिर तीसरा, यदि छात्र की पाठ्य से संबंधित करना आवश्यक है तो पाठ्य विषय को उसकी योग्यता क्या है। अगर मान लीजिए कि वो नहीं समझ पा रहा है तो उसके लेवल पे जाके टीचर को समझाना होगा, और उसे मतलब लोअर लेवल पे समझ में आ रहा है तो उसी तरह से समझाना होगा, अलग अलग विधियों से समझाना होगा, प्ले वे मेथड से, लर्निंग बाय डूइंग, या खुद से करके सीखो, इस तरह से बच्चों को सिखाना होगा ताकि बच्चे खेल से सीख सकें, प्रकृति से सीख सकें, या संस्था में ले जाके सिखा दें, बैंक पढ़ाना है तो बैंक ले जाके घुमा दें, इस तरह से सिखा दें। तो इस तरह के मेथड को अपनाना होगा।
फिर है मानक संदर्भित मूल्यांकन। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो मानक संदर्भित मूल्यांकन में क्या करना है कि एक हम स्टैंडर्ड फिट कर लेते हैं कि किसी स्टैंडर्ड, मान लीजिए कि इस स्टैंडर्ड हमने मान लिया कि 8 स्टैंडर्ड के बच्चों का हम टेस्ट लेंगे। अब जो रिजल्ट आएगा, तो एक स्टैंडर्ड किसी स्कूल में गए, एक स्टैंडर्ड का किसी स्कूल के एक क्लास में हम गए, वहां पर 60 बच्चे, ठीक है। तो अब टेस्ट, कोई भी टेस्ट हुआ तो अगर उस, तो किसका लिए 8 क्लास के बच्चे हैं और एक सपोज गवर्नमेंट स्कूल के में गए, एक के 60 बच्चों को हमने लिया। अब कोई टेस्ट लिया या कोई टेस्ट कराया गया, तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा तो उसी क्लास के बच्चों का ना निकलेगा, तो अपने ही उम्र के, अपने ही क्लास के, अपने ही स्टैंडर्ड के बच्चों की तुलना में रिजल्ट को पता करना जब होता है, जब मूल्यांकन किया जाता है एक ही क्लास के बच्चों के बीच में, तो उसे एक ही उम्र के बच्चों की तुलना में पता किया जाता है। तो इसे हम मानक संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तुलना एक ही सारे बच्चों के बीच में हो रहा है, 8B के बच्चों के बीच में नहीं हो रहा है, 8C को नहीं लिया गया है, हमने केवल 8A को लिया। 8B पूरे 8 को लेंगे तो हम 8ABC तीनों में ले सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बना लिया। अब 8 वालों को हम 9 से तुलना नहीं कर सकते, ना 7 से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड है 8 क्लास के बच्चे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मानक संदर्भित। इसमें कोई भी मानक बना सकते हैं, एज का या ग्रेड का। एज का बना दिए, ग्रेड का बना दिए, तो कोई भी एक मानक बना लिया और उस मानक में उस उम्र के बच्चों का मूल्यांकन किया। तो उसी उम्र के बच्चे, उसमें क्या हुआ कि क्लास 8 का एग्जाम लिया गया, एग्जाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ, तो फर्स्ट सेकंड जब थर्ड हुआ, एक ही क्लास के बच्चों में ना हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, 8A में किया गया, तो 8A में देखा गया, मान लो 8ABC तीनों को मिलाकर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड किया गया, तो वो एक क्लास के ही बच्चे। तो ये मानक संदर्भित मूल्यांकन हुआ कि हमने पहले एक मानक बना लिया और उस मानक के आधार पर उस क्लास के बच्चों का रिजल्ट बनाया और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हमने किया रैंकिंग किया, ठीक है। अगला है निकट संदर्भित। निकट संदर्भित में क्या होता है कि हम पाठ्यक्रम में क्या होता है कि जो भी पाठ्यक्रम है उसका उद्देश्य और उसको एक सूचीबद्ध किया गया और परिस्थिति में उसके बाद निकष का निरीक्षण करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई कंपटीशन होता है, ठीक है, कंपटीशन मान लो IIT का हो, IIT के कंपटीशन का क्वेश्चन सेट किया गया। अब क्वेश्चन सेट किया गया, उस समय 3 निकष है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और निकषों का क्या हुआ कि निरीक्षण करना है कि कितना नॉलेज है। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे IIT के एग्जाम के लिए, जो भी क्वेश्चन तय किया गया, तो हमने ये निकष या हमने ये क्राइटेरिया, निकष का मतलब होता है क्राइटेरिया और क्राइटेरिया होता है बहुवचन, क्राइटेरियन होता है सिंगल। तो अब IIT का जब हम एग्जाम कराएंगे, IIT के लिए अगर हम क्राइटेरिया बनाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट है PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बना दो, तो क्वेश्चन बना और उस समय ये तय कर दिया गया कि जिसको फिजिक्स में 150 नंबर आएगा, केमिस्ट्री में 145 आएगा और मैथ्स में 160 आएगा, वही IIT क्वालिफाई करेगा। तो क्या हुआ, क्राइटेरिया तो हमने बना लिया। अब इसमें उसमें मानक संदर्भित में था कि आप अगर फर्स्ट हो गए, एक फर्स्ट हो गया तो दूसरा नहीं फर्स्ट होगा, मतलब जो जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर आया वो फर्स्ट हो गया तो सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, इस तरह से मानक संदर्भित। यहाँ पर है कि अगर आप क्वालिफाई कर गए, तो अगर आपका इतना नंबर आया तो आप क्वालिफाई कर गए, आपका दोस्त भी अगर इतना ही नंबर लाया तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा, जो इस नंबर को ले आया वो क्वालिफाई कर जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं कि आपके बगल वाला कौन है और आपके बगल वाला कौन है। एक घर से चारों आदमी भी इतना नंबर लाए तो चारों क्वालिफाई कर सकते हैं,
क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया को फुलफिल किया। निकष जो बना हुआ था, जो क्राइटेरिया बना हुआ था, उस क्राइटेरिया को जिसने फुलफिल किया वो आईआईटी क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये निकष संदर्भित मूल्यांकन जो होता है उसमें क्या है कि पहले से क्राइटेरिया बना दिया गया, निकष बना दिया गया कि इस संस्था में जो आएंगे उनको फिजिक्स का इतना ज्ञान होना चाहिए, केमिस्ट्री का इतना ज्ञान होना चाहिए और मैथ्स का इतना ज्ञान होना चाहिए। तो जिसके पास उतना ज्ञान है, मतलब जो उतना नंबर का ठीक कर दिया, वो आईआईटी में चला जाएगा। रैंकिंग बात की चीज है, लेकिन क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ निकष संदर्भ। इस तरह से हमने 5 तरह का मूल्यांकन देखा। संरचनात्मक मूल्यांकन सबसे पहला था, जो कि हमें क्या होता है, हर यूनिट टेस्ट, हर चैप्टर के बाद क्लास टेस्ट के रूप में लिया जाता है और उसमें शिक्षक देखते हैं कि बच्चों को अगर बहुत कठिनाई हो रही है पढ़ाई को समझने में, तो शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार लाते हैं और बच्चे को भी तुरंत फीडबैक मिलता है, क्योंकि क्लास टेस्ट के नंबर उसको तुरंत बता दिए जाते हैं, कॉपी दे दी जाती है, तो देख लेता है और उसे समझ में आता है कि कहाँ पर और मेहनत करने की जरूरत है, तो वो भी मेहनत करता है। इस तरह से बच्चों को का उत्तरोत्तर सुधार होता है और वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो संरचनात्मक हुआ। योगात्मक क्या होता है कि संरचनात्मक एक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों को फाइनल एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है, हर चैप्टर को पढ़ा कर टेस्ट लेकर, और फाइनल एग्जाम जो होता है वो योगात्मक होता है। बोर्ड का एग्जाम होता है वो योगात्मक होता है, जिसमें बच्चे पास फेल होते हैं, तो वो टर्मिनल होता है या जजमेंटल होता है। तो उसके इफेक्ट कभी कभी नकारात्मक भी होते हैं। अगर कोई बच्चा असफल हो गया तो वो सुसाइड भी कर लेता है, तो इसलिए वो नकारात्मक की ओर भी जाता है। लेकिन वो क्या है कि आपको प्रमोट करता है, पास फेल करता है, अगले क्लास में भेजता है। तीसरा है निदानात्मक, जिसमें बच्चों को कई तरह के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और क्लासरूम के बुलिंग और हेल्थ इश्यू होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो शिक्षक का वहाँ पर कर्तव्य होता है कि वो बच्चों की समस्याओं का निदान करे, तो समस्याओं को जाने समझे, फिर अगर नहीं सुधार सके तो टीचर, पेरेंट्स, काउंसलर, डॉक्टर सबकी मदद से बच्चों को उनके समस्याओं का निदान करे और उन्हें आगे शिक्षा में आगे बढ़ने में मदद करे। फिर है मानक संदर्भित, उसमें मूल्यांकन जो होता है वो किसी एज, किसी ग्रेड या नियत एज के बच्चों के बीच मूल्यांकन होता है। उसमें बच्चों की रैंकिंग की जाती है और वो मानक फिट होता है। और जैसे कोई क्वेश्चन बना, तो क्वेश्चन अगर 8 क्लास के बच्चों का बना तो वो 14 साल का एज है और 8 क्लास के ग्रेड है, ये इस तरह से बनता है, तो वो उसी एज के बच्चों के लिए होता है। और निकष संदर्भित में क्या होता है कि क्राइटेरिया फिट होता है सब्जेक्ट का किसी ऐसे कंपटीशन में क्वालिफाई करने के लिए, तो वो जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है और उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो इस तरह से होता है कि जो बच्चा इतना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे आईआईटी का है, तो नंबर पहले से सेट किया हुआ कि जो इतना लाएगा, फिजिक्स में 150, केमिस्ट्री में 145 और मैथ में 160, मैंने उदाहरण दिया है। तो अगर वो इतना नंबर लाता है तो वो क्वालिफाई कर जाता है, उसको कभी उससे फर्क नहीं होता कि दूसरे के रिजल्ट से उसका रिजल्ट प्रभावित नहीं होता। अगर उसने इतना लाया तो वो क्वालिफाई कर दे। हो सकता है घर से 4 बच्चे भी क्वालिफाई कर जाए, मतलब एक क्वालिफाई किया तो दूसरे का रोक नहीं सकता, अगर उसका नंबर उतना आया है तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो इस तरह से ये मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। थैंक यू।